नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो शायद कई लोगों ने अनुभव किया होगा। उन लोगों से निपटना जिनके साथ तालमेल बिठाना कभी-कभी बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, वो लोग जो शायद थोड़े ज्यादा आत्मकेंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड लगते हैं, जिन्हें आम भाषा में कभी-कभी नार्सिसिस्ट भी कह देते हैं। आज की हमारी बातचीत का जो शुरुआती पॉइंट है वो एक YouTube वीडियो का टाइटल है, नार्सिसिस्ट को कैसे सबक सिखाएं, नार्सिस्टिक पर्सन को कैसे कंट्रोल करें। और इसके साथ हम कुछ सामान्य व्यवहारिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों को भी देखेंगे। पर एक बात पहले साफ कर दें, किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से उस वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास नहीं है, तो हम टाइटल और जो आम समझ है मनोविज्ञान की उसी पर आधारित रहेंगे। अब देखिए, टाइटल में सबक सिखाना या कंट्रोल करना जैसे शब्द हैं, पर हमारा इरादा यहाँ बदला लेना या किसी को कंट्रोल करने के तरीके खोजना बिल्कुल नहीं है। नहीं, हमारा मिशन है ये समझना कि ऐसे बर्ताव से चुनौतीपूर्ण व्यवहार से अपनी सुरक्षा और दिमागी शांति बनाए रखते हुए समझदारी से कैसे निपटें। फोकस रहेगा सीमाएं तय करने पर, अपनी शांति बनाए रखने पर और ठीक से संवाद करने पर। और हाँ, ये कहना भी बहुत जरूरी है कि जब हम यहाँ नार्सिसिस्ट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं है, जैसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर या NPD। वो तो एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसका निदान सिर्फ कोई प्रशिक्षित पेशेवर ही कर सकता है ना। हम यहाँ बस रोजमर्रा के व्यवहार की बात कर रहे हैं, जहाँ कोई व्यक्ति शायद बहुत ज्यादा आत्मकेंद्रित लगे या दूसरों की फीलिंग्स को ना समझे। बिल्कुल सही कहा आपने। असल में जो लक्ष्य है वो दूसरों को बदलने का नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी जो भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं उन्हें समझना और उन्हें संभालना है। सबसे ऊपर अपनी खुद की भलाई, अपनी वेलबींग को प्राथमिकता देना है। फोकस इस पर होना चाहिए कि हम स्थिति को कैसे हैंडल करते हैं, न कि सामने वाले को कैसे ठीक करें। तो चलिए अब पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के व्यवहार में, जिसे हम अनौपचारिक रूप से नार्सिसिस्टिक कह रहे हैं, आमतौर पर क्या दिखता है। अक्सर लगता है कि ऐसे लोगों को लगातार तारीफ चाहिए, टेंशन चाहिए, बहुत गहरी इच्छा होती है और शायद दूसरों की भावनाओं या जरूरतों को समझने में उन्हें सच में मुश्किल होती है, जिसे हम सहानुभूति की कमी कहते हैं। कभी-कभी तो हैरानी होती है कि कोई इतना आत्ममग्न कैसे हो सकता है। हाँ, और ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। अक्सर एक पैटर्न देखता है कि अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम कर देना, और कभी-कभी तो वो आपकी बातों को या जो हुआ है उसे ऐसे घुमा फिरा कर पेश करेंगे कि आप खुद पर ही शक करने लगें। इसे गैसलाइटिंग कहते हैं ना। रिश्तों में या बातचीत में कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश भी काफी आम है। और ये पैटर्न सिर्फ परेशान करने वाले नहीं होते, ये असल में बहुत कंफ्यूजिंग और थकाने वाले भी हो सकते हैं। ये पैटर्न पहचानना इसलिए जरूरी है ताकि हम समझ सके कि हो क्या रहा है। लेकिन पहचानने के बाद अक्सर पहली प्रतिक्रिया तो गुस्से की या चोट लगने की होती है, और शायद मन में वो सबक सिखाने वाला ख्याल भी आता है, जैसा उस वीडियो के टाइटल में था। यहीं पर थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत है। असल में हम हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या हम एक इमोशनल लड़ाई जीतना चाहते हैं, या हम अपनी मानसिक शांति और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं? ज्यादातर सिचुएशंस में जो असली और टिकाऊ समाधान है वो अपनी सीमाएं तय करने और उनकी रक्षा करने में है। ये सिर्फ रिएक्ट करने से कहीं ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा असरदार है। पहला कदम है अपना लक्ष्य साफ करना, राइट? क्या हम इस व्यक्ति से बस दूरी बनाना चाहते हैं, या शायद हमें इनके साथ काम करना ही पड़ेगा, जैसे ऑफिस में? तो लक्ष्य बस ये है कि स्थिति किसी तरह सहने लायक बन जाए, या फिर क्या ये रिश्ता इतना टॉक्सिक हो चुका है कि इससे पूरी तरह निकलना ही सही है? लक्ष्य के बिना तो रणनीति बनाना मुश्किल होगा, है ना? बिल्कुल। लक्ष्य स्पष्ट होगा तभी सही रास्ते चुने जा सकते हैं। और जब हम रणनीति की बात करते हैं तो कुछ ठोस व्यवहारिक कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण है अपनी सीमाएं, अपनी बाउंड्रीज तय करना और उन्हें स्पष्ट रूप से बताना। सीमाएं तय करना सुनने में तो ठीक लगता है, पर असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है? कई बार ये डर लगता है कि अगर सीमा तय की तो शायद रिश्ता ही खराब हो जाए या सामने वाला और भड़क जाए। हाँ, ये चिंता बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन सीमाएं टकराव के लिए नहीं होती, वो स्पष्टता लाने के लिए होती हैं। और ये बहुत सीधी और स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं, जब आप ऊंची आवाज में बात करेंगी तो मैं ये बातचीत रोक दूंगी, या मैं व्यक्तिगत हमले बर्दाश्त नहीं करूंगा। महत्वपूर्ण यह है कि आप पर नहीं बल्कि व्यवहार पर फोकस करें
और सीमा बताने के बाद सबसे जरूरी हिस्सा है उसे लागू करना। यहीं अक्सर लोग चूक जाते हैं। हाँ, ये बात सही है। कहना एक बात है, करना बिल्कुल दूसरी। मान लीजिए आपने सीमा तय कर दी, पर सामने वाला फिर वही व्यवहार दोहराता है, तब क्या? यहीं पर कुछ तकनीकें काम आ सकती हैं, जैसे ग्रे रॉक तकनीक। इसका मतलब है अपनी प्रतिक्रियाओं को बहुत लिमिटेड रखना, भावनात्मक रूप से बिल्कुल सपाट। जैसे एक भूरे रंग का पत्थर होता है ना, बोरिंग, जिस पर कोई खास ध्यान न दे। जो व्यक्ति आत्मकेंद्रित व्यवहार दिखा रहा है वो अक्सर आपकी इमोशनल रिएक्शन से एनर्जी लेता है, चाहे वो गुस्सा हो, बहस हो या दुख हो। ग्रे रॉक टेक्निक से आप उन्हें वो एनर्जी नहीं देते। दिलचस्प है। तो मतलब कम बोलना, छोटे तथ्यात्मक जवाब देना, जैसे ठीक है या समझ गई, और भावनात्मक रूप से बिल्कुल शांत दिखना। क्या ये हमेशा काम करता है? क्या इससे सामने वाला और ज्यादा इरिटेट नहीं हो सकता, ये सोचकर कि आप परवाह नहीं कर रहे? देखिए, ग्रे रॉक का उद्देश्य है टकराव से बचना और अपनी एनर्जी बचाना। हाँ, कुछ मामलों में हो सकता है सामने वाला शुरू में और ज्यादा रिएक्ट करे क्योंकि उसे वो मनचाहा प्रतिक्रिया नहीं मिल रही। लेकिन लंबे समय में अगर आप लगातार अपनी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल में रखते हैं तो उनके लिए आपसे वो इमोशनल खुराक खींचना मुश्किल हो जाता है। ये हर स्थिति के लिए रामबाण इलाज नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन कई मामलों में ये अपनी मानसिक शांति बनाए रखने का एक बहुत प्रभावी तरीका हो सकता है। ये अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी में बर्बाद करने के बजाय पॉजिटिव चीजों के लिए बचाने जैसा है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, खासकर तब जब तनाव के उस पल में सही शब्द ही नहीं सूझते? ऐसी स्थितियों के लिए स्क्रिप्टेड रिस्पॉन्स, यानी पहले से सोचे हुए कुछ वाक्य तैयार रखना मददगार हो सकता है। जैसे मान लीजिए ऑफिस में कोई सहकर्मी बार बार आपके काम में बेवजह नुक्स निकालता है, बजाय इसके कि आप तुरंत डिफेंसिव हो जाएं या बहस करने लगे, आप पहले से सोचा हुआ वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे, मैं आपके फीडबैक पर विचार करूंगा या करूंगी, या मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इससे आपको स्थिति संभालने और भावनाओं में बहने से बचने का थोड़ा टाइम मिल जाता है। हाँ, ये तैयारी वाकई मददगार हो सकती है। ये अच्छा पॉइंट है। और अगर स्थिति ज्यादा गंभीर हो, खासकर काम की जगह पर, तब क्या? पेशेवर माहौल में दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कोई लगातार आपके साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है तो ईमेल, मेमो या मैसेज में जो भी बातचीत हुई है उसका रिकॉर्ड रखें। घटनाओं की तारीख, समय और क्या हुआ, इसे बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से नोट करें। कोई इमोशन नहीं, सिर्फ फैक्ट्स। ये किसी भी औपचारिक शिकायत या विवाद की स्थिति में आपके पक्ष को मजबूती दे सकता है। ये सब अकेले करना तो काफी मुश्किल लग सकता है। क्या इसमें मदद लेना ठीक है या ये कमजोरी की निशानी होगी? अरे बिल्कुल ठीक है, बल्कि जरूरी है। ये महसूस करना कि आपको ये सब अकेले सहना पड़ रहा है, ये अपने आप में बहुत बोझिल हो सकता है। भरोसेमंद दोस्तों से, परिवार के सदस्यों से या किसी थेरेपिस्ट से बात करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। सच में वे आपको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं और एक बाहरी नजरिया भी जो शायद आप ना देख पा रहे हो। और अगर स्थिति गंभीर है, जैसे कि दुर्व्यवहार या धमकी तक पहुंच गई है, तो कानूनी सलाह लेना भी एक विकल्प है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। याद रखें, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि अपनी देखभाल करने का एक समझदारी भरा तरीका है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई आपसे कहता है, तुम हमेशा सब गड़बड़ करते हो, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। ये सुनने में बहुत चुभता है ना? इस पर सीमा तय करने और ग्रे रॉक जैसा जवाब कैसा हो सकता है? एक शांत और नियंत्रित प्रतिक्रिया हो सकती है। शांत स्वर में, मैं इस तरह की भाषा को स्वीकार नहीं करूंगी। जब आप सम्मान से बात करने के लिए तैयार हों, तब हम बात कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ये बातचीत यहीं रोक रही हूँ। यहाँ आपने क्या किया? आपने स्पष्ट रूप से अपनी सीमा बताई। अनुचित भाषा अस्वीकार्य है। आपने भावनात्मक बहस में उलझने से इनकार कर दिया। ये ग्रे रॉक का हिस्सा है। और आपने स्थिति का नियंत्रण अपने हाथ में रखा, बातचीत को अपनी शर्तों पर समाप्त करके। शक्ति आपके पास रही क्योंकि आपने उनकी भावनात्मक चाल में हिस्सा नहीं लिया। ये उस मूल विचार पर वापस आता है, सबक सिखाना। अगर हम इसे इस तरह देखें कि अपनी सीमा का उल्लंघन होने पर उसका एक नतीजा तय करना और उसे लागू करना ही असली सबक है, तो यह ज्यादा रचनात्मक लगता है। बदला लेने या नीचा दिखाने की कोशिश से तो शायद बात और बिगड़ जाए। बिल्कुल। प्रतिशोध या बदला लेने की भावना अक्सर न केवल रिश्ते को और जहरीला बनाती है, भावी तरीका है एक सोची समझी रणनीति अपनाना।
इसमें सीमाएं तय करना और उनके उल्लंघन के परिणाम स्पष्ट रूप से लागू करना शामिल है। जैसे अगर कोई दोस्त बार बार आपकी योजनाओं को आखिरी समय पर रद्द कर देता है, तो आप कह सकते हैं, अगर ऐसा फिर हुआ तो मैं आगे से तुम्हारे साथ पक्की योजनाएं नहीं बनाऊंगी। और फिर अगर वे दोबारा वैसा ही करते हैं, तो आपको अपनी बात पर कायम रहना होगा। यही सबसे मुश्किल है। हाँ, ये कहना कि मैं ये करूंगी और फिर सच में उसे करना, यही असली चुनौती है। लेकिन कई बार शायद सीमाएं तय करना और परिणाम लागू करना भी काफी नहीं होता। ये जानना भी तो जरूरी है कि कब पीछे हटना है या कब पूरी तरह से दूरी बना लेनी है। और ये फैसला लेना तो शायद और भी मुश्किल हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार लगातार आपके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, आपका आत्मविश्वास गिरा रहा है, या आपको किसी भी तरह का शारीरिक या भावनात्मक खतरा महसूस हो रहा है, तो उस रिश्ते से दूरी बना लेना या उसे पूरी तरह खत्म कर देना ही सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा कदम हो सकता है। आत्मरक्षा, सेल्फ प्रिजर्वेशन हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। रिश्ते जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कोई भी रिश्ता आपके बुनियादी सुरक्षा और मानसिक शांति की कीमत पर नहीं होना चाहिए। और ये सिद्धांत अलग-अलग जगहों पर भी लागू होता है ना, जैसे काम की जगह या परिवार में। काम की जगह पर शायद औपचारिक तरीके अपनाना ज्यादा सही रहता है। हाँ, बिल्कुल। काम की जगह पर अपनी चिंताओं को लिखित रूप में एचआर या अपने मैनेजर को बताना, ईमेल का रिकॉर्ड रखना और जहां तक हो सके सीधे टकराव से बचना ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। अपना ध्यान अपने काम और प्रदर्शन पर केंद्रित रखना आपको फालतू के ड्रामा से बचा सकता है। और परिवार में वहां तो स्थिति और भी ज्यादा उलझी हुई हो सकती है, खासकर अगर बच्चे भी शामिल हों। वहां पूरी तरह दूरी बनाना शायद हमेशा मुमकिन ना हो। सही कहा। पारिवारिक स्थितियों में, खासकर जहां बच्चे इन्वॉल्व हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि विवाद कम से कम हो। स्पष्ट नियम बनाना और उन्हें लगातार लागू करना मदद कर सकता है। कभी-कभी आपको भावनात्मक रूप से थोड़ा अलग होना सीखना पड़ता है, डिटैच होना। इसे बौद्धिक अलगाव कह सकते हैं, यानी स्थिति को भावनाओं से थोड़ा हटकर लॉजिकली देखना, ये समझना कि ये उनका व्यवहार है, उनकी समस्या है। मेरा काम अपनी सीमाएं बनाना और अपनी शांति की रक्षा करना है। बौद्धिक अलगाव ये सुनने में तो शक्तिशाली लगता है, पर जब भावनाएं हावी हों तब ऐसा करना कितना प्रैक्टिकल है? ये अभ्यास से आता है, धीरे धीरे। ये भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें स्थिति का नियंत्रण अपने हाथ में लेने से रोकना है। ये आपको उनकी प्रतिक्रियाओं से कम प्रभावित होने में मदद कर सकता है। और इस पूरी प्रक्रिया में, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, अपना ध्यान रखना यानी सेल्फ केयर बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों से निपटना भावनात्मक रूप से बहुत थका देता है। आपकी बहुत सारी एनर्जी इसमें चली जाती है। तो अपनी एनर्जी को फिर से भरने के तरीके खोजना जरूरी है, रिचार्ज करना। बिल्कुल। और इसमें रोजाना छोटी छोटी चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे टहलना, संगीत सुनना, कोई हॉबी करना या बस कुछ देर शांति से बैठना। थेरेपी या सपोर्ट ग्रुप भी बहुत मददगार हो सकते हैं, जहां आप बिना किसी झिझक के अपनी बात कह सकें और दूसरों के अनुभवों से सीख सकें। और हाँ, अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना न भूलें। हर बार जब आप सफलतापूर्वक अपनी सीमा लागू करते हैं या भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचते हैं, तो ये एक उपलब्धि है। इसे स्वीकार करें, ये आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो ये साफ है कि आत्मकेंद्रित या जिन्हें हम आम भाषा में नार्सिसिस्टिक कह रहे हैं, उन व्यक्तियों से निपटने का सबसे टिकाऊ और असरदार तरीका बदले लेना या टकराव मोल लेना नहीं है। सही, बिल्कुल नहीं। बल्कि शांत, व्यवस्थित और दृढ़ तरीके से अपनी सीमाएं तय करना और उन्हें लागू करना है। आपकी आवाज, आपकी शांति और आपकी सुरक्षा, इन्हें प्राथमिकता देना सबसे ऊपर है, सबसे जरूरी है। और शायद ये याद रखना सबसे जरूरी है कि हम किसी और के व्यवहार को बदलने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हम सिर्फ अपनी प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने और अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं। नियंत्रण सिर्फ अपने ऊपर ही संभव है ना? बिल्कुल। आप केवल अपने कार्यों और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, और अक्सर यही सबसे शक्तिशाली होता है। तो चलिए आज की इस चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ यहीं रोकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में असली ताकत किस में है? बहस में जीत जाने में, सामने वाले को नीचा दिखाने में, या फिर शांति से अपनी सीमाएं लागू करने में? और अगर जरूरत पड़े तो अपनी भलाई के लिए उस सिचुएशन से ग्रेसफुली, शांति से
दूरी बना लेने में।